सदी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया के नक्शे आधे अधूरे थे और दूर दराज के देश बस कहानियों और कल्पनाओं में जिंदा थे। और इन्हीं कहानियों में एक देश था, भारत। एक ऐसी जादुई जगह जहां के बाजार मसालों की खुशबू से महकते थे और जिसकी दौलत के चर्चे पूरे यूरोप में थे। लेकिन इस देश तक पहुंचने का समुद्री रास्ता किसी को मालूम नहीं था। तो सवाल ये था कि इस विशाल, अनजान और खतरनाक महासागर को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? कौन था वो जो समुद्री तूफानों का सामना करके भारत तक पहुंचने का जोखिम उठाने को तैयार था? और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये तो एक जुनून था जो उस वक्त पूरे यूरोप में आग की तरह फैल रहा था। भारत पहुंचने का सपना, एक ऐसा सपना जिसने कई राजाओं और नाविकों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। चलिए देखते हैं, उस वक्त दुनिया दिखती कैसी थी। एक तरफ तो था 15वीं सदी का यूरोप जो राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। व्यापार के जो रास्ते थे उन पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और इसी वजह से काली मिर्च जैसे मसाले सोने के भाव बिका करते थे। और दूसरी तरफ थी भारत की कल्पना, एक सोने की चिड़िया जहां दौलत और मसालों की कोई कमी नहीं थी। अब मसला ये था कि जमीन के तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो यूरोप के हर राजा, हर दरबार में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, भारत कैसे पहुंचा जाए? और इसका जवाब सिर्फ एक ही था, अज्ञात और डरावना समुद्र। और ऐसे ही माहौल में एक आदमी सामने आया जिसने कहा, मैं ये चुनौती स्वीकार करूंगा। उसका नाम था वास्को द गामा, पुर्तगाल का एक नाविक, जिसके खून में समुद्र की लहरें और कुछ नया खोज निकालने का जुनून दौड़ता था। जब भारत के दौलत की कहानियां उसके कानों तक पहुंची तो उसके अंदर एक आग सी जल उठी। वो सीधा पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के पास गया और पूरे यकीन के साथ बोला, अगर कोई भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज सकता है तो वो मैं हूं। और राजा ने उसकी आंखों में वो जुनून देख लिया था। मतलब ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं थी, ये तो जंग की तैयारी जैसी थी। 4 बड़े बड़े जहाज तैयार किए गए, उनमें महीनों तक चलने वाला राशन, सूखा मांस और नमकीन मछली भर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी रास्ता खोजना, क्योंकि उस समय दुनिया का कोई पूरा नक्शा तो था नहीं। फिर भी लोग उसके साथ जाने को तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वो कामयाब हो गए तो इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। और वो दिन आ ही गया। 8 जुलाई 1497, सूरज की सुनहरी किरणों के बीच उन 4 जहाज़ों ने लंगर उठाया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इतिहास अपनी सांसें रोक के देख रहा हो। वास्को द गामा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। शुरू में तो समुद्र एकदम शांत था, पर बहुत जल्द उसने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। जहाज़ों से पहाड़ जैसी ऊंची लहरें टकराने लगीं। तेज हवाएं तो ऐसी थीं कि जहाज के पाल तक फट गए। और फिर स्कर्वी जैसी बीमारियों और खाने की कमी ने धीरे धीरे चालक दल की हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। चारों तरफ बस अंतहीन पानी था और मंजिल का कोई अता पता नहीं। जब नाविकों की हिम्मत जवाब देने लगी, तब वास्को द गामा ने अपनी दमदार आवाज में कहा, ये समुद्र हमें डराकर हमारी परीक्षा ले रहा है। हिम्मत मत हारो, हम भारत की दहलीज पर हैं। उसकी बातों में ऐसा यकीन था कि टूटे हुए हौसलों में भी फिर से उम्मीद जाग उठती। और फिर वो पहुंचे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही नाविकों की रूह कांप जाती थी, तूफानों का केप। ये वो जगह थी जहां अटलांटिक और हिंद महासागर की लहरें आपस में टकराती थीं। कहते हैं कि यहाँ अनगिनत जहाज समुद्री कब्र में समा चुके थे। ये उनकी यात्रा की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक परीक्षा थी। कई दिनों के जानलेवा संघर्ष के बाद आखिरकार उन्होंने मौत के इस दरवाजे को पार कर ही लिया। जुलाई 1497 में जो सफ़र शुरू हुआ था, वो 1497 के अंत तक तूफानों के केप को पार कर चुका था और 1498 की शुरुआत में वो पूर्वी अफ्रीका के तट पर जा पहुंचे, जहां उनकी किस्मत पलटने वाली थी। पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी बंदरगाह पर उनकी मुलाकात हुई अहमद इब्ने मजीद से। माना जाता है कि वो हिंद महासागर का सबसे तजुर्बेकार नाविक था। उसने वास्को की आंखों में भारत पहुंचने का वो जुनून देख लिया और उसे मॉनसून की हवाओं का वो सदियों पुराना राज बताया, जो तब तक सिर्फ अरब व्यापारियों को ही पता था। इब्न मजीद की मदद से जो समंदर अब तक दुश्मन बना हुआ था, वो दोस्त बन गया। और बस कुछ ही हफ्तों बाद वो ऐतिहासिक लम्हा आ गया।
हवा में अचानक चंदन की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। ये भारत की पहली सांस थी। 20 मई 1498 की सुबह दूर क्षितिज पर नारियल के पेड़ दिखाई दिए। जहाज रुके और नाविक घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ रो रहे थे तो कुछ जमीन की मिट्टी को छूकर अपने माथे से लगा रहे थे। वो कालीकट पहुंच चुके थे। उनका सपना सच हो गया था। पुर्तगालियों ने जो देखा वो उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। यहाँ के बाजार मसालों और रेशम से लदे पड़े थे। यहाँ की संस्कृति बहुत विकसित थी और यहाँ के लोग उन्हें बड़ी हैरानी और थोड़ी सावधानी से देख रहे थे। वास्को ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक नए देश नहीं बल्कि एक बेहद उन्नत सभ्यता में आ पहुंचा है। जब कालीकट के शासक जमोरिन से उनकी मुलाकात हुई तो वो हैरान रह गए। राजमहल में उनके सामने दालचीनी, इलायची और काली मिर्च को ऐसे पेश किया गया जैसे ये कोई मामूली चीजें हों। वास्को को यकीन ही नहीं हुआ कि जिन चीजों को यूरोप में सोने के बराबर तोला जाता था वो यहाँ रोजमर्रा के व्यापार का हिस्सा थीं। वास्को द गामा की इस यात्रा ने यूरोप को भारत की दौलत तक का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा बहुत ही स्याह पहलू भी था। हुआ ये कि व्यापार का मकसद बहुत जल्दी लालच में तब्दील हो गया। वास्को के दिखाए रास्ते पर चलते हुए एक के बाद एक यूरोपीय ताकतें आने लगी। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। और इन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक कंपनियों के जरिए भारत के संसाधनों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो वास्को द गामा की खोज ने एक नया रास्ता जरूर खोला, पर उसी रास्ते से उपनिवेशवाद का अंधेरा भी भारत के दरवाजे पर आ पहुंचा। जो मिशन व्यापार के लिए शुरू हुआ था वो धीरे धीरे लालच, संघर्ष और शोषण में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को सच में 1498 में खोजा गया था, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। एक तारीख है 1498, जब यूरोप के लोगों ने भारत तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता खोजा। और दूसरी तारीख है 1947, जब भारत आज़ाद हुआ और दुनिया ने उसकी असली स्वतंत्र आत्मा को खोजा। असलियत तो ये है कि भारत कभी खोया हुआ था ही नहीं, वो तो हजारों सालों से अपनी जगह पर था, अपनी संस्कृति और समृद्धि के साथ। दुनिया को बस उस तक पहुंचने में समय लगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरते। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कैसे सिर्फ दौलत और मसालों की तलाश में शुरू हुई एक अकेली यात्रा पूरी दुनिया के इतिहास और भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है।